प्यारे बच्चों, आज हम आपका भूगोल का दूसरा पाठ भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। हम इस पाठ में इन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और भारत में इनकी स्थिति को देखेंगे। तो हमारे सामने दो उदाहरण हैं, तंजानिया अफ्रीका का और दूसरा है पीटर जो न्यूजीलैंड में रहता है। तो तंजानिया अफ्रीका में जो मांबा रहती है वह बहुत कठिन परिश्रम करती है, फिर उसके बावजूद भी उनका परिवार अपने लिए साल भर के खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता है। उसके बाद पीटर न्यूजीलैंड की बात करें तो पीटर न्यूजीलैंड में रहता है। भेड़ पालन का उनका व्यवसाय है और उनकी स्थिति मांबा की स्थिति से ज़्यादा बेहतर है। तो मांबा और पीटर जो हैं, जो विश्व के अलग अलग भागों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने के ढंग में अंतर है। तो ये अंतर क्यों आता है बच्चों? तो ये अंतर इसलिए आता है क्योंकि भूमि की जो गुणवत्ता है, मृदा है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण, यानी विश्व के जो लोग हैं उनके जीवन में अंतर के कारण यही है कि वो किस भूमि में रहते हैं, वहाँ की कैसी मिट्टी है, वहाँ जल की उपलब्धता कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी स्थिति में है। ठीक है, तो इन सब कारणों से ही विश्व के लोगों का जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का हमको दिखता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। ठीक है, शेष पर जो 70% भूमि है वो विरल जनसंख्या वाली है या निर्जन है। इसके पीछे कारण है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम भूमि का जो पहला संसाधन है हमारा भूमि, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो भूमि है वो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ठीक है, जो हमारा भूपृष्ठ है पृथ्वी का, उसके कुल क्षेत्रफल का केवल 30% भाग ही भूमि है और बाकी जो है वो जल से भरा हुआ है। और ये जो 30% भाग है वो भी पूरा रहने योग्य नहीं है, पूरा आवास योग्य नहीं है। इसके पीछे कारण है क्या है? इसके पीछे कारण कि कहीं पर भूमि क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर पर्वतों के तीव्र ढाल हैं और कहीं पर जल की समस्या यानी जल की कमी होने के कारण या मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण या सघन वन क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या रहती है, यानी बहुत कम लोग रहते हैं या ये बिल्कुल निर्जन है। तो विश्व की अधिकतर जनसंख्या यानी अधिकतर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? विश्व के उर्वर मैदानों में यानी उपजाऊ मैदानों में और नदी घाटियों में, जहाँ पानी की उपलब्धता है, वहाँ कृषि अच्छी ढंग से हो जाती है, इसलिए वहाँ विश्व की सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। आइए देखते हैं भूमि उपयोग किसे कहते हैं। भूमि उपयोग का अर्थ होता है भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना। तो जैसे वर्तमान में हम भूमि को कृषि के लिए, वानिकी के लिए यानी वन उगाने के लिए, खनन के लिए, ठीक, खनिजों का दोहन करने के लिए, सड़क के लिए, उद्योग की स्थापना के लिए इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम भूमि उपयोग कहते हैं। तो भूमि का उपयोग किन कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो भूमि का जो उपयोग है वो 2 कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। पहला होता है भौतिक कारक, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो कारक हैं वो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा होता है मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में हम देखेंगे बच्चों, जैसे स्थलाकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, तो अगर इन स्थलाकृति के कारण भूमि का उपयोग निर्धारित होता है। पर्वत है तो वहाँ पे सीढ़ीदार कृषि की जाएगी, मैदान है वहाँ कृषि ज़्यादा की जाएगी। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं। वहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ मिट्टी है तो कृषि वगैरह की जा सकती है। ठीक है, वहाँ की जलवायु अच्छी है तो वो कृषि के लिए अच्छी है। खनिज की उपलब्धता है, खनिज और जल की उपलब्धता है तो वहाँ पे उद्योग की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार ये भौतिक कारक भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। और मानवीय कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि के उपयोग को निर्धारण करती है, यानी वहाँ कैसी जनसंख्या रहती है और वहाँ उन लोगों का तकनीकी ज्ञान कैसा है। ठीक है, तो जनसंख्या और तकनीकी ज्ञान पर भी निर्भर करता है कि वहाँ के लोग भूमि का किस प्रकार उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि जो भूमि है वो कितने प्रकार की होती है। तो स्वामित्व के आधार पे हम भूमि को 2 प्रकार में बांट लेते हैं। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पे। तो भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में बांटा जा सकता है। तो निजी भूमि में कौन सी भूमि आती है? जो निजी लोग के स्वामित्व में होती है, जिसका मतलब जिसका एक व्यक्ति जिसका क्या होता है, मालिक होता है। और सामुदायिक भूमि जो होती है वो समुदाय के
अंतर्गत आती है, यानी जिसका मालिकाना हक किसके पास होता है, समुदाय के पास होता है। तो सामान्य रूप से जो सामुदायिक भूमि होती है वो का संबंध व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी उसमें सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे से लोग सब चारा ले सकते हैं, फल औषधीय बूटियों को एकत्रित किया जा सकता है। इसलिए जो सामुदायिक भूमि है उसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो उसके कारण भूमि पे हमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि क्या है, सीमित है। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर भी होता है। तो जो लोग हैं उन्होंने भूमि को किस व्यापारिक क्षेत्र बनाने में, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए भूमि का अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो भूमि का अब नया उपयोग हो रहा है और भूमि को नए नए कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण, विशेष रूप से जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जा रहा है। नगरों में नगरीय क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। उद्योग की स्थापना करने के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने ये चित्र है, इससे हम ये देखते हैं कि जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार उसमें परिवर्तन आया है। तो वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण हमारे जो भूमि है वो निम्नीकरण का शिकार हो गई है, यानी भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है। भूमि में भूस्खलन देखने को मिलता है, भूमि में मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये चित्र हमें बताता है कि पहले भूमि का अधिकतर उपयोग कृषि कार्यों के लिए और वनों के लिए किया जाता था। धीरे धीरे जब मानव का जनसंख्या बढ़ी, मानव का विकास हुआ, तो वो अन्य कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग करने लगा। उद्योग धंधे, सड़क, पार्क वगैरह, ठीक है, स्कूल, बैंक, तो इन सब चीज़ों के विस्तार के कारण क्या हुआ है, भूमि में कई समस्याएं हमको देखने को मिलती है। तो आज जो हमारा भूमि संसाधन है वो जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या के कारण, उसकी मांग के कारण जो वन भूमि है और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या होने लगा है, विनाश होने लगा है। तो इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। तो इसलिए इस विनाश की वर्तमान दर को हमें क्या करना है, कम करना है। और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी वन भूमि को बढ़ा सकते हैं। भूमि उद्धार कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और इसमें हम रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग कर सकते हैं। यानी रासायनिक कीटनाशक जो हम खेती करने के लिए और उर्वरकों का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको कम करके या उनका बिल्कुल उपयोग बंद करके हम भूमि का उद्धार कर सकते हैं। और अति पशुचारण पे रोक लगाकर भी हम भूमि को बचा सकते हैं, या हम भूमि के संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये जो चित्र दिख रहे हैं ये है भूस्खलन के चित्र। ठीक है, आप अपने इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि भूस्खलन क्या होता है। तो भूस्खलन के जो ये चित्र दिख रहे हैं इससे आप समझ गए होंगे भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन में क्या होता है कि जो मिट्टी है या चट्टान है वो कट के बह जाती है। ठीक है, तो ये चित्रों के द्वारा आप समझ गए होंगे भूस्खलन से बहुत जन धन की हानि होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि भूस्खलन हम किसको कहते हैं। तो भूस्खलन में क्या होता है, सामान्य रूप से सैल यानी चट्टान, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के जो बहुत बड़ी मात्रा में जब ये पर्वतीय ढालों से गिरती है तो इसको हम भूस्खलन कहते हैं, यानी भू का स्खलन होना, अपने स्थान से हटना। तो ये स्खलन प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते रहते हैं। लेकिन लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण भी भूस्खलन होता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि भूस्खलन अधिक होता है, इसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो नदी का प्रवाह भी इससे कारण कभी कभी बंद हो जाता है। ठीक है, तो नदी का प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण निचली घाटियों के आवास क्या हो जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो पहाड़ी जो भूभाग है वहाँ पे भूस्खलन एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में देखी जाती है और ये भूस्खलन पाए जीवन और संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाती रहती है। ठीक है, तो हम भूस्खलन से बचने के लिए
क्या कर सकते हैं, भूस्खलन की जो न्यूनीकरण की विधियां हैं वो क्या हो सकती हैं। तो भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थलों को इंगित करना, यानी हमें सबसे पहले भूस्खलन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का क्या कर लेना चाहिए, मानचित्र बना लेना चाहिए, कहाँ कहाँ पे भूस्खलन हो सकता है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी कि इन क्षेत्रों में आवास नहीं बनाया जाएगा। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जा सकता है, यानी दीवार हम बना सकते हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, हम क्या करें, जो भूमि का भाग है उसको वनस्पति आवरण से ढक दे, यानी वहाँ पे वृक्षारोपण कर दे, तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखेंगी और भूस्खलन में कमी आएगी। ठीक है। सतही अफवाह और झरना प्रभाव के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये है भूस्खलन के न्यूनीकरण की विधियाँ। बच्चों, अब हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि मृदा क्या होती है। जो मृदा है वह क्या होती है, भू पृथ्वी के जो पृष्ठ पे दानेदार कणों का जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, पतली परत जो होती है, दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को हम मृदा कहते हैं। तो ये भूमि से जुड़ी हुई होती है। तो स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित करता है, यानी जैसी भूमि होगी कि जैसा स्थलीय भाग होगा उस प्रकार की मिट्टी वहाँ पे पाई जाएगी। तो मृदा निर्माण में चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पे पाए जाने वाले खनिजों से मिट्टी का निर्माण होता है, यानी वहाँ पे किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, उस चट्टान में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, उससे ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो मिट्टी है वो अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। देखो बच्चों, अपक्षय क्या होता है, अपक्षय में तापमान परिवर्तन से, तुषार की क्रिया से, यानी पाला पड़ने से, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप से क्या होता रहता है, सेल जो चट्टानें होती है वो टूटकर उनका क्षय होता रहता है और वो पृथ्वी के पृष्ठ पे जमा होती रहती हैं। तो यही जो पृथ्वी के पृष्ठ पे ये सब चीज़ें जमा होती रहती हैं, चट्टानों के टुकड़े, तो यह जैव पदार्थों के साथ मिलकर क्या बनते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी है उसको बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है। और मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होता है इसमें जनक सेल। ठीक है, यानी किस चट्टान से मिट्टी बन रही है तो उसके अनुसार उस मिट्टी की रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म और खनिज की मात्रा उस सेल की पर निर्भर करेगी वो मिट्टी कैसे बनेगी। दूसरा कारक है इसमें उच्चावच, यानी जो जहाँ पे मिट्टी है उसका स्थलीय उच्चावच कितना है, वो कहाँ कितनी ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, तो उसके अनुसार मिट्टी का संचय को निर्धारित करता है उसका उच्चावच। तीसरी चीज़ है वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी वहाँ कैसी वनस्पति है, कैसे प्राणी रहते हैं और कैसे सूक्ष्म जीव है। तो ये सब पृथ्वी जो मिट्टी में है वो ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उस प्रकार वहाँ ह्यूमस बनेगा नहीं बनेगा ये इन पर निर्भर करेगा। चौथा कारक है समय। ठीक है, और जितना ज़्यादा समय होगा उसके अनुसार मिट्टी की मोटाई को निर्धारित किया जा सकेगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जैसे मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है, तो जितना अधिक समय होगा मिट्टी भी उतनी मोटी परत में बनेगी। और अंतिम कारक है इसमें जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जो जलवायु है, जलवायु में तापमान, वर्षा है, वो अपक्षय को और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं कि चट्टानों का कितना अपक्षय होगा, कितनी टूट फूट होगी और कितना ह्यूमस बनेगा। ये सब किससे निर्धारित होता है, जलवायु से निर्धारित होता है। भारत में बच्चों कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय, ये 6 प्रकार की मृदाएँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और ये भारत के अलग अलग भागों में पाई जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो किन समस्याओं से गुजर रही है। तो मिट्टी की निम्नीकरण की जो समस्या है वो सबसे प्रमुख समस्या के रूप में हमारे सामने है कि मिट्टी क्या हो जाती है, उसका अपरदन हो जाता है और उसके मुख्य उपजाऊ अंश कटकर बह जाते हैं। देखते हैं मिट्टी का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के क्या उपाय
किए जा सकते हैं। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं कि मिट्टी का कटकर बहना और उसकी उपजाऊ शक्ति का कम होना। तो मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारक ही मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मृदा के निम्नीकरण में क्या चीज़ें ज़्यादा मुख्य होती हैं, जैसे वन उन्मूलन, यानी हमने वनों का विनाश कर दिया है। अति पशुचारण, वन का उन्मूलन हो गया है। पशुओं का अधिक चारण करने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। ठीक है। रासायनिक उर्वरक जो हैं और कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग करने के कारण भी मिट्टी की निम्नीकरण की समस्या सामने आ रही है। तो वर्षा दोहन यानी अत्यधिक वर्षा के कारण भी, और भूस्खलन और बाढ़ के कारण भी मृदा निम्नीकरण हो रहा है। तो ये मृदा निम्नीकरण के कुछ कारण हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले विधि यहाँ बताई गई है मल्च बनाना। मल्च यानी हम क्या करेंगे, पौधों के बीच अनावृत जो भूमि है उसमें जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाएगी और इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इसमें जो जैव चीज़ें होती हैं हमारे वो होते हैं पौधों के जो पत्तियां वगैरह होती है उसको ढक देंगे, भूमि को उससे ढक देंगे, जिससे जो मृदा की आर्द्रता है वो बाहर नहीं जाएगी। और इसमें दूसरा है वेदिका फार्म बना सकते हैं हम, जो सीढ़ीदार जो जगह होती है वहाँ पे वेदिका तीव्र ढलान बनाए जाते हैं और ये फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इससे मृदा अपरदन कम होता है, यानी मिट्टी का जो बहाव होता है कटकर वो इसमें थोड़ी कमी आती है। समोच्च रेखीय जुताई आपके सामने है बच्चों। इसमें पहाड़ी ढाल पे समोच्च रेखा के समांतर जुताई करने के कारण जो बहते हुए जल हैं उसको रोका जा सकता है। इसमें तीसरा कारक है रक्षक मेखला हम बना सकते हैं। तटीय प्रदेश जो होते हैं, समुद्र तटीय प्रदेश होते हैं, शुष्क प्रदेश होते हैं, वहाँ पे पवन की गति से मिट्टी का कटाव होता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वृक्ष को कतार के रूप में लगा सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, मृदा के आवरण को हम रोक सकते हैं। इसमें अगला हम क्या कर सकते हैं बच्चों, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ इसमें हम बना सकते हैं। समोच्च रेखीय रोधिका बनाने के लिए पत्थरों का, घास का, मृदा का उपयोग किया जाता है। ये अवरोध जब बनाए जाते हैं इसमें जल को एकत्रित करने के लिए आगे से क्या कर देते हैं, खाई बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पानी है वो मिट्टी को काट कर बहाकर नहीं ले जाता है। अगला इसमें उपाय हो सकता है चट्टान बांध बना सकते हैं। जल के प्रवाह को कम करने के लिए हम चट्टान बांध का प्रयोग करते हैं और इससे नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। और बीच में फसल उगाने वाली ये भी एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोक